नमस्कार। आज के लेखा शास्त्र शिक्षण में मैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह पटवाल, विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड आपका स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 11 विषय लेखा शास्त्र वित्तीय लेखांकन भाग 1 पाठ 1 लेखांकन एक परिचय भाग 2 पर चर्चा करेंगे। हमारी चर्चा के बिंदु रहेंगे लेखांकन की गुणात्मक विशेषताएं, लेखांकन के उद्देश्य, लेखांकन के आधारभूत पारिभाषिक शब्द। चलिए शुरू करते हैं। लेखांकन की गुणात्मक विशेषताएं। गुणात्मक मीन्स क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव आपने ये जाना कि लेखांकन की जो सूचना होती है उसका उपयोग कई प्रकार के लोगों को करना होता है, तो उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए वो विशेषताएं हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले आती है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता या रिलायबिलिटी। विश्वसनीयता का जब हम अर्थ समझते हैं तो वो ये है कि जो भी उसके उपयोग करता है, आंतरिक हैं चाहे बाह्य उपयोग करता है, वो उस सूचना पर निर्भर रह सके। यानी वो सूचना जो उनको प्राप्त हुई है लेखांकन के तौर पर, वो घटनाएं या जो लेन देन हुई हैं उनका जो मापन और प्रस्तुतिकरण हुआ है वो उन आपस में इंटर रिलेटेड हो और उनसे जो सूचना उन्हें मिल रही हो वो उस पर विश्वास कर सकें। दूसरा टॉपिक लेखांकन की गुणात्मक विशेषताओं में आता है प्रासंगिकता। प्रासंगिकता का मतलब होता है रेलेवेंस। रेलेवेंस का मतलब ये है कि जो भी सूचना हमें लेखांकन के से प्राप्त हुई है वो जब हमें चाहिए वो उस समय हमें उसकी उपयोगिता मिल सके। कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई बिजनेसमैन है, वो अपने आगे की पॉलिसी बना रहा है, आगे की प्लानिंग कर रहा है और उसको जो पूर्व के लेखांकन से जो उसको डाटा मिला है या इंफॉर्मेशन मिली है वो उसको सही समय पर मिल सके ताकि वो अपने आगे की रणनीति, आगे की अपने बिजनेस के प्लान्स बना सके। तीसरा इसमें आता है बोधगम्यता। बोधगम्यता का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिबल। कॉम्प्रिहेंसिबल कॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब ये है कि जो भी हमें लेखांकन के द्वारा जो भी सूचना प्राप्त हुई है वो हमें उसी संदर्भ में समझनी चाहिए जिस हिसाब से वो हमें मिली है। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम अपने आगे की प्लानिंग में ये कर रहे हैं कि हमें पिछला प्रॉफिट कितना हुआ है और जब उस प्रॉफिट के हिसाब से हम आगे की प्लानिंग कर रहे हैं तो वो जो प्रॉफिट हमने निकाला है पिछले वर्ष का या जो हमें लेखांकन के द्वारा जो हमें प्रॉफिट का जो डाटा मिला है उसी के बेस पर हम अपने आगे की प्लानिंग कर सकें। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ये हो गया कि जिस चीज पर हम आगे कार्य करने वाले हैं उसी की सूचना, उसी से रिलेटेड सूचना हमें लेखांकन से मिलनी चाहिए। और अंतिम इसमें आता है तुलनीयता। तुलनीयता का मतलब होता है कंपेरेबल। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है लेखांकन की गुणात्मक विशेषताओं में कि आप तुलना कर सकें, आप कंपेयर कर सकें। कंपेयर करने का मतलब ये आप समझिए कि अकाउंटिंग में या लेखांकन में एक चीज होती है जिसे बोला जाता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बताती है कि पिछले वित्तीय वर्ष में क्या लेखा जोखा रहा किसी कंपनी का। तो अब तुलनीयता का मतलब ये है कि आप
आपके जो डाटा है, जो आपका इंफॉर्मेशन है, वो कंपेयर आप ऐसे कर सकें कि पिछले साल की और इस वर्ष की आप बैलेंस शीट दोनों कंपेयर करें और आपको ये पता चल सके कि भाई हमारी एसेट्स या हमारी लायबिलिटीज पिछले वर्ष क्या थी और हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज इस वर्ष क्या है। इसका मतलब ये है कि जब लेखांकन आप कर रहे हैं तो उसकी जो विशेषता है वो ये भी होनी चाहिए कि गुणात्मक हो। गुणात्मक मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि क्या क्वालिटी है। तो यहाँ पर हमने जाना कि लेखांकन की गुणात्मक विशेषताओं में पहली होती है विश्वसनीयता, जिसे बोलते हैं रिलायबिलिटी। दूसरी होती है प्रासंगिकता, उसे बोलते हैं रिलेवेंस। फिर होती है बोधगम्यता, उसे बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिबल। और लास्ट होती है तुल्यता, जिसे बोलते हैं कंपेरेबल। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा चर्चा का विषय है लेखांकन के उद्देश्य। लेखांकन के क्या उद्देश्य हैं उसके बारे में हम जानते हैं। लेखांकन के उद्देश्य में सबसे पहला है व्यवसायिक लेन देन का हिसाब रखना। व्यवसायिक लेन देन का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया कि जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो उसमें होता है लेन और देन, और इंग्लिश में लेन देन को हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि सपोजिंग कोई एक बिजनेसमैन है, वो अपना बिजनेस कर रहा है, एक छोटा कारोबारी है, वो अपनी दुकान चला रहा है। और जो वो दुकान चला रहा है उसमें वो क्या कर रहा है, उसने सामान रखा है। और वो जब सामान रखा है तो उसने किस उद्देश्य से रखा है कि वो उसकी बिक्री कर सके। अब जब उसकी उसने बिक्री करनी है तो उस सामान के लिए वो क्या करेगा, वो इंतजार करता है कि कोई कस्टमर आएगा। तो लेन देन का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि जब भी कोई व्यवसायी कोई अपना सामान बेचना चाहता है और वो इंतजार कर रहा है कि कोई ग्राहक उसके सामान को ले, तो जब ग्राहक उसके पास आ रहा है तो वो एक ट्रांजैक्शन बन पाएगा। ट्रांजैक्शन कैसे बन पाएगा कि वो सामान अपना उसको दे सके और बदले में उससे वो उस वस्तु का मूल्य प्राप्त कर सके। अब कहने का मतलब क्या है कि ये तो एक सामान्य ट्रांजैक्शन हो गया। अब ऐसा ही ट्रांजैक्शन कई सारे होते हैं एक दिन में, क्योंकि बिजनेसमैन है। और अभी तो छोटे बिजनेसमैन की हम बात करें तब तो हो सकता है कि वो उनका रख रखाव एक छोटे से पुस्तक में या कॉपी में रख सकता है। लेकिन जब बड़ी कंपनियां हो जाती हैं, बड़ी कंपनी की जब हम बात करते हैं तो उनको इसके लिए मैनेज करने के लिए पूरा उनका क्या है, उनको हिसाब रखना पड़ता है। और हिसाब रखना व्यवसायिक लेन देनों का इतना ईजी नहीं होता है। अगर हम एक रिलायंस कंपनी की बात करें जो एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो अगर उसका हिसाब किताब खुद उसके ओनर रखने लगे तो ये संभव नहीं हो पाता है। तो इसके लिए कई प्रकार की पुस्तकें बनी हैं। पुस्तकें बनी हैं अकाउंटिंग में या बोले लेखांकन के लिए, जिसमें जो अब हम आगे जब डिटेल पढ़ेंगे तब हम जानेंगे। लेकिन अभी फिलहाल आप ये समझिए कि जब भी आप कोई एंट्री करते हैं तो उस एंट्री को पहले आप रिकॉर्ड करते हैं। और मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन आपने किया, कोई भी आपने लेन देन किया, आप उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो रिकॉर्डिंग के लिए जो हमारे पास सबसे पहली जो चीज होती है उसे जर्नल बोलते हैं। उसे क्या कहा जाता है, जर्नल। जर्नल में क्या होता है कि जो भी आपने सामान वस्तु ली है, डेट, उसकी जो पर्टिकुलर यानी उसके विवरण वो आप दिया जाता है। और डेबिट और क्रेडिट दो अकाउंट, दो खातों को, एक खाते को डेबिट और एक खाते को क्रेडिट किया जाता है उसी अमाउंट से। मतलब अगर 500 की चीज खरीदी है तो एक खाता 500 में डेबिट होगा और दूसरा खाता 500 में क्रेडिट होगा। तो कहने का मतलब ये है, जब आप जर्नल में रिकॉर्ड कर देते हैं उसके बाद उसकी लेजर पोस्टिंग होती है। लेजर पोस्टिंग के बाद ट्रायल बैलेंस बनता है और ट्रायल बैलेंस को आप तलपट भी बोलते हैं। और लास्ट में आप बैलेंस शीट बनती है। बैलेंस शीट को आप हिंदी में आर्थिक चिट्ठा भी बोलते हैं। और जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं तब जाके आपको पता चलता है कि किसी भी बिजनेस की वित्तीय स्थिति क्या है। तो कहने का मतलब यह है कि जब आप व्यवसायिक लेन देन कर रहे हैं तो आप उसको प्रॉपर रिकॉर्ड करते हैं। और सबसे पहला उद्देश्य यही है लेखांकन का कि जो भी लेन देन हुआ है आप उसका हिसाब प्रॉपरली मेंटेन कर सकें। दूसरा इसमें आता है लाभ अथवा हानि की गणना करना। लाभ यानी प्रॉफिट और हानि मतलब लॉस। तो प्रॉफिट और लॉस की गणना करना भी व्यवसाय का एक मुख्य लक्ष्य है, या बोले कि लेखांकन का एक मुख्य उद्देश्य है। लाभ और हानि,
लाभ का मतलब क्या है कि सपोजिंग आपने कोई बिजनेस किया, आपने कोई ट्रांजेक्शन किया और उस ट्रांजेक्शन में आपने जितनी उसकी कॉस्ट थी उससे आपको, जब आपने उसको सेल किया तो आपको उसको उससे ऊपर दाम मिल गया, तो यानी आपको लाभ हो गया। और अगर इसी तरह से अगर आपने कोई वस्तु खरीदी थी उस बेचने के लिए और जब आप उसको बेच रहे हैं और बेचते समय अगर आपको उसकी कम कीमत मिलती है तो आपको हानि होती है। तो लेखांकन का जो दूसरा उद्देश्य है वो होता है लाभ अथवा हानि की गणना करना। तीसरा जो उद्देश्य लेखांकन का है वो है वित्तीय स्थिति को प्रदर्शित करना। देखिए, जब भी आपने, मैंने आपको पहले भी बताया था इसी चैप्टर के शुरुआत में कि जब आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप किसी भी ट्रांजेक्शन को आप क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, उसका संकलन करते हैं, आप उसको कहीं पर लिखते हैं। तो जब आप रिकॉर्ड करते हैं उसके बाद उसकी एक प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया का मतलब कि आप उसको किन किन फाइल्स में, जैसे अभी पहले वाले एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था, पहले वाले उद्देश्य में, कि आप क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, जनरल में करते हैं, लेजर में करते हैं, ट्रायल बैलेंस में करते हैं और फाइनली आप बैलेंस शीट बनाते हैं। तो अब आपको वित्तीय स्थिति कैसे पता चलती है? वित्तीय स्थिति को जानने के लिए किसी भी बिजनेस की वित्तीय स्थिति जब आपको मालूम करनी हो तो आप उसका आर्थिक चिट्ठा चेक करते हैं। आर्थिक चिट्ठा यानी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपको बताती है कि कंपनी की क्या एक्चुअल पोजीशन है, कितने उसके एसेट्स हैं, कितनी उसकी लायबिलिटीज हैं, कितनी उसकी देनदारियां हैं, कितने उसको कैश प्राप्त है, कितना उसके अपने एसेट्स हैं। ये जो जब हम पता करते हैं तो इसी को वित्तीय स्थिति बोलते हैं। तो लेखांकन का एक उद्देश्य ये भी है कि हम अपने बिजनेस की या हम अपने फर्म की वित्तीय स्थिति को जान सकें। और अंतिम जो इसका लेखांकन का उद्देश्य है वो है उपयोगकर्ताओं को सूचनाएं उपलब्ध कराना। मैंने आपसे पहले डिस्कस किया है इसी पाठ में कि उपयोगकर्ता कौन कौन से हो सकता है, इंटरनल और आउटसाइडर्स। इंटरनल यानी आंतरिक और आउटसाइडर यानी बाह्य। जब आंतरिक उपयोगकर्ता, जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी के मैनेजर्स हो सकते हैं, कंपनी के जो फाइनेंशियल प्लानिंग करने वाले मैनेजर्स हो सकते हैं, स्टॉक होल्डर्स हो सकते हैं, तो इनको क्या सूचनाएं मिली हैं लेखांकन की, इनका उद्देश्य, लेखांकन का ये उद्देश्य भी हो सकता है कि जो सूचना उनको दी जा रही है वो सार्थक है और वो उनकी आगे की पॉलिसी बनाने में काम आ सके। और दूसरा आउटसाइडर्स, मैंने आपको जैसे बताया था, जो बाह्य उपयोगकर्ता हैं। बाह्य उपयोगकर्ता में जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जिन्होंने कंपनी के शेयर्स खरीदे रहते हैं, या जो बाहर जनरल आम पब्लिक होती है उसको भी जानना जरूरी होता है। जैसे बजट वगैरह में आपने देखा तो उसमें भी आपको पता चल सकता है कि क्या हमारी स्थिति है या क्या हमारी आर्थिक, देश की क्या आर्थिक स्थितियां हैं। तो उन उपयोगकर्ताओं को सूचना देना भी लेखांकन का एक उद्देश्य है। तो जल्दी से हम समराइज करेंगे, 4 पॉइंट्स इसमें थे। पहला था व्यवसायिक लेन देन का हिसाब रखना, दूसरा था लाभ अथवा हानि की गणना करना, तीसरा था वित्तीय स्थिति को प्रदर्शित करना, और अंतिम उपयोगकर्ताओं को सूचनाएं उपलब्ध कराना। जो हमारा अगला चर्चा का विषय है वो है लेखांकन के आधारभूत पारिभाषिक शब्द। अब जब हम एक नया विषय पढ़ रहे हैं, क्योंकि लेखांकन एक नया विषय है, और जब एक नया विषय है तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो उसमें टर्म्स, जो हम उसमें जो पारिभाषिक शब्द यूज करेंगे वो क्या क्या हैं, क्योंकि ये जनरल हिंदी से थोड़ा अलग हो सकते हैं। जैसे इसमें सबसे एक एक करके मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से जो शब्द हैं जो हमारे लेखांकन की प्रक्रिया में बार बार प्रयोग में आएंगे, तो इसलिए उनका जानना बहुत जरूरी है। इसमें सबसे पहले होता है इकाई। इकाई को हम बोलते हैं यूनिट। अब इकाई आप ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार का बिजनेस है, किस प्रकार का कोई बिजनेस कर रहा है। अगर सपोजिंग कोई व्यक्ति सोल प्रोप्राइटरशिप का काम कर रहा है, यानी अपना एक छोटा सा एकल स्वामित्व वाला उसका व्यवसाय है, तो उसको, उस यूनिट को बोला जाएगा कि वो एकल स्वामित्व वाली यूनिट है। अगर कोई दो या दो से ज्यादा लोग कोई बिजनेस कर रहे हैं और प्रॉफिट और लॉस अपना शेयर करना चाहते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कौन सी इकाई हो गई, वो पार्टनरशिप हो गई। और इसी तरह से अगर बड़े स्केल में कोई बिजनेस किया जा रहा है तो वो कंपनी हो सकती है या कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो सकती है। अगला इसमें आता है लेन देन। लेन देन को बोलते हैं ट्रांजैक्शंस।
ये आप भली-भांति आप मुझे लगता है कि आप परिचित हो चुके होंगे, लेन-देन का मतलब क्या है। अगर कोई बिज़नेसमैन है, कोई चीज़ बेच रहा है, तो वो सेल कर रहा है, कोई व्यक्ति उस चीज़ को खरीद रहा है, तो वो बाय कर रहा है और ये जब बाय और सेल जो एक पूरी प्रक्रिया है या एक पूरा प्रोसेस है, इसको हम ट्रांज़ैक्शन या लेन-देन कहते हैं। अगला आता है परिसंपत्तियाँ। परिसंपत्तियाँ का अर्थ है एसेट्स। एसेट्स एक बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है जो हम परिसंपत्तियों में आप चल और अचल दोनों ले सकते हैं, ये मूवेबल या इमूवेबल। चल संपत्तियों में आपकी आ जाती है, कैश आता है, स्टॉक आता है, डेटर्स आता है, यानी लेनदार बोलते हैं डेटर्स को, वो आता है। कैश तो आप समझ सकते हैं, रोकड़ बोला जाता है। तो ये सब परिसंपत्तियां आपकी किस तरह की हो गई? चल परिसंपत्तियां हो गई। अचल परिसंपत्तियां आपकी हो जाती है, जैसे कि आपने जहां पर आप बिजनेस कर रहे हैं वो बिल्डिंग, या जो आप जमीन आपने खरीदी हुई है वो आपकी लैंड। तो ये सब परिसंपत्तियां हो जाती हैं एसेट्स। देयताएं, देयताएं को बोलते हैं क्रेडिटर्स। देयताएं से मतलब है कि जब आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या आप एक बड़ा व्यवसाय करना चाह रहे हैं, तो जब आप बड़ा व्यवसाय कर रहे हैं तो ऐसा संभव नहीं है कि सारा पैसा आप अपने खुद का लगाएं, क्योंकि अगर अपना सारा पैसा आप बिजनेस में लगा देंगे तो आप अपने घर के खर्चे या और चीजें हैं वो कैसे कर पाएंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? एज ए बिजनेसमैन आप लोगों से कर्ज ले सकते हैं, आप बैंक से लोन ले सकते हैं। तो जब आप कहीं से कर्ज ले रहे हैं, बैंक से लोन ले रहे हैं, तो वो आपके क्या हो गए? उन्होंने आपको बिजनेस चलाने के लिए पैसा दिया, उनको आपने उसके जो आपने उनसे लोन लिया है, तो उसके बदले आप लोन का इंटरेस्ट चुकाएंगे, या जो आपने कर्ज लिया है उसका आप इंटरेस्ट देंगे। तो जब आप उसका इंटरेस्ट देंगे तो वो आपकी देयता हो गया। देयताएं क्या हो गई? यानी क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो व्यक्ति हैं कि जो आपको आपके बिजनेस करने के लिए जो पैसा उपलब्ध कराते हैं, और वो आपकी देनदारियां हैं, क्योंकि आपने उनको उनका जो लोन है उसको वापस करना है। तो अब आप समझ गए होंगे कि देयता का मतलब क्रेडिटर्स। अगला आता है आगम। आगम को बोलते हैं इनफ्लोस। आगम से आप ये समझ सकते हैं कि ये आपका एक एसेट का पार्ट होता है। एसेट का पार्ट इसलिए है आगम, यानी जो चीजें आ रही हैं, उसके बदले जो चीजें जा रही हैं वो तो जा ही रही हैं, और बिजनेस में आगम यानी जो आपके पास आ रही हैं। तो कैश, जैसे आपने कोई ट्रांजेक्शन किया, आपको कैश आया, वो आपकी आगम हो गई। आपने कोई बिल्डिंग रेंट आउट कर रखी, उससे आपको रेंट मिल रहा है, वो आपका आगम हो गया। तो ये सब आपके एसेट्स के पार्ट में शो होते हैं जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं। अगला आता है खर्च। खर्च एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको एक्सपेंसेस बोलते हैं। एक्सपेंसेस का मतलब ये है कि जब आप बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस से रिलेटेड जो भी आपके एक्सपेंस हैं, जैसे कि सपोजिंग आप ऐसे समझिए कि आपने कुछ चीज़ स्टेशनरी खरीदी, आपने कुछ और किसी वस्तु का, जैसे आपने कोई बिजली वाले का बिल दे रहे हैं, पानी का बिल दे रहे हैं, तो ये सारे आपके खर्चे हैं। किस चीज़ के लिए खर्चे हैं? कि ताकि आप उन खर्चों को करने के बाद, जैसे आप बिल्डिंग कहीं ले, आपने रेंट में ले रखी है बिल्डिंग, तो उसका जो रेंट आप पे कर रहे हैं वो आपका खर्चा है। ये तो, और खर्चे भी दो तरह के होते हैं, ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन खर्चे भी दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं एक निश्चित समय अवधि के लिए, यानी एक ईयर के लिए, उन्हें रेवेन्यू एक्सपेंसेस आप बोल सकते हैं। और एक होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर्स या कैपिटल एक्सपेंसेस। कैपिटल एक्सपेंसेस मतलब जो लंबे समय के लिए आपके चलते हैं। तो छोटा सा अगर आप, क्योंकि अभी हमारे पास समय है, तो मैं ये भी बता दूं आपको कि जब आप एक्सपेंसेस की बात करते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंसेस आपके एक पर्टिकुलर ईयर के लिए होते हैं। यानी आपने बिजली का बिल दिया एक पर्टिकुलर साल के लिए, पानी का बिल दिया एक पर्टिकुलर साल के लिए, तो वो आपके रेवेन्यू हो गए। और आपने सपोजिंग बिल्डिंग या कोई एक बिल्डिंग खरीदी और आपने अपनी वहां पर काम शुरू किया, तो वो बिल्डिंग ऐसा तो है नहीं कि आप अगले साल उसको बेच देंगे, या फिर अगले साल दूसरी बिल्डिंग लेंगे या तीसरी बिल्डिंग लेंगे। ऐसे बिल्डिंग तो बार बार नहीं लेते रहेंगे। तो इसका मतलब यह है कि वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। अगला आता है लाभ। लाभ का मतलब है प्रॉफिट।
पूरी बिजनेस का, किसी भी प्रकार की जो बिजनेस हम कर रहे हैं, उनका मुख्य उद्देश्य है लाभ कमाना। अगर आपसे कोई एग्जाम्पल में कोई अभी आप कभी कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज बिजनेस, तो व्हाट इज बिजनेस इज अ डूइंग ऑफ समथिंग टू अर्न प्रॉफिट। लाभ कमाने के लिए जब आप कोई कार्य कर रहे हैं तो वो आपका व्यवसाय हो गया या बिजनेस हो गया। तो लाभ का मतलब क्या है कि जो आपने रेवेन्यू जनरेट किया और जो आपने एक्सपेंसेस किए। रेवेन्यू मतलब जो आपने राजस्व प्राप्त किया अपने बिजनेस में, और एक्सपेंसेस का मतलब जो आपने खर्चे किए। तो इन दोनों का डिफरेंस, रेवेन्यू आप जोड़ेंगे, एक्सपेंसेस आप जोड़ेंगे, और जब आप इन दोनों को जोड़ के जो आपका अंतर आएगा वो आपका प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कब होगा ये भी आप समझिए, प्रॉफिट कब होगा जब आपके रेवेन्यूज आपके एक्सपेंसेस से ज्यादा होते हैं। और अदरवाइज क्या हो जाएगा, अगर आपके एक्सपेंसेस यानी आपके खर्चे आपके रेवेन्यू यानी जो आपकी कमाई है उससे ज्यादा है, खर्चे अगर ज्यादा है कमाई से, तो फिर आपका क्या हो जाता है, लॉस। आगे अगला है पूंजी। पूंजी का मतलब होता है कैपिटल। अब कैपिटल क्या है, जो भी व्यक्ति कोई व्यवसाय शुरू करता है और जो पैसा वो व्यवसाय में लगाता है उसको पूंजी बोला जाता है। बहुत आसानी से आप इसको समझिए कि कुछ भी, अगर छोटा बिजनेसमैन है वो सपोज 2 लाख रुपए लगा रहा है अपने बिजनेस व्यवसाय को शुरू करने के लिए, तो उसकी कैपिटल हो गई। और अगर कोई बड़ा बिजनेसमैन है वो उस पे व्यवसाय को शुरू करने के लिए जो पैसा लगा रहा है। नेक्स्ट है हानि। हानि का मतलब है लॉस। ये अभी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जब आपके खर्चे आपकी अर्निंग से, जब आपके खर्चे आपके जो पैसा प्राप्त हो रहा है बिजनेस से अगर वो ज्यादा है तो आपको क्या हो जाती है, लॉस। अगला आता है बट्टा। बट्टे को बोला जाता है डिस्काउंट। डिस्काउंट, छूट भी आप इसे बोल सकते हैं। बट्टे दो प्रकार से दिए जाते हैं। किस तरह से दिया जाता है, छूट दो प्रकार की बिजनेस में होती है प्राय। पहली छूट ऐसी होती है कि जब कोई सपोजिंग किसी ने बिजनेस शुरू किया और वो थोक विक्रेता से सामान ले रहा है, तो उसको कुछ ट्रेड डिस्काउंट उसको बोलते हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट मिलता है वो बट्टा हो गया, एक पार्ट हो गया बट्टे का। और दूसरा कैसा होता है कि सपोजिंग आपने किसी को पेमेंट किया और वो जल्दी से पेमेंट कर दे रहा है, तो जो उसको जल्दी पेमेंट करने के लिए जो आप उसको छूट दे रहे हैं वो भी एक तरह का डिस्काउंट हो गया। अगला आता है माल। माल को बोलते हैं गुड्स। जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, जिस भी वस्तु का आप बिजनेस कर रहे हैं वो उसको आप गुड्स कहते हैं। अगला आता है क्रय। क्रय मीन्स परचेज। एज ए बिजनेसमैन जब आप कोई सामान खरीद रहे हैं तो यानी आप उस सामान का क्रय कर रहे हैं या आप उसको परचेज कर रहे हैं। विक्रय, विक्रय यानी सेल। जब इसी प्रकार जैसे आपने बाय किया, खरीदा तो वो परचेज, और जब आप उस सामान को बेच रहे हैं यानी वो विक्रय। अगला होता है आहरण, ड्राइंग्स। बिजनेस से आप जब पैसा निकाल रहे हैं किसी भी प्रकार से, आप कैश में निकाल रहे हैं या आप कोई सामान बेच के निकाल दे रहे हैं, जब आप कैश में पैसा निकाल रहे हैं तो वो आपकी ड्राइंग्स हो गई। स्टॉक, जो भी सामान बिजनेस में आप यूज कर रहे हैं उसको कहीं ना कहीं आपने रखा है। और स्टोर हाउस होते हैं, जो स्टोर हाउस होते हैं तो वहां पर जो आपने सामान रखा गया, जो सामान रखा गया आता है स्टोर हाउस में, वेयर हाउसेज में, उसको हम स्टॉक कहते हैं। देनदार यानी डेटर्स। डेटर्स का मतलब क्या है कि अगर हमने किसी को उधार दे रखा है। क्रेडिटर्स आपको पहले बताया था मैंने इसी में, क्रेडिटर्स वो थे कि जिनसे हमने उधार ले रखा। और डेटर्स क्या हो गए कि जिनको हमने उधार दे रखा। तो जिनको हमने उधार दे रखा वो एक तरीके से हमारे एसेट के पार्ट होते हैं, हमारी परिसंपत्ति के भाग होते हैं, तो उनको डेटर्स बोला जाता है। और लेनदार क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वही हो गए, डेटर्स तो वो हो गए कि जिनको हमने दे रखा है, और क्रेडिटर्स जिनसे हमने पैसा ले रखा है। यानी अगर हम बिजनेस कर रहे हैं और हमने पैसा ले रखा है तो वो हमारे क्या हो गए, लेनदार यानी क्रेडिटर्स। और लास्ट में होती है अभिवृद्धि।
अभिवृद्धि का मतलब होता है एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन का मतलब यह है, देखिए बिजनेस में दो टर्म्स होती है, एक होता है डेप्रिसिएशन, एक होता है एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन ऐसा होता है कि सपोजिंग जैसे आप कोई बिजनेस कर रहे थे और कोई उस बिजनेस में कोई मुकदमा चल रहा था और आप मुकदमा जीत गए। अब मुकदमा जीत गए, वैसे डायरेक्ट तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन मुकदमा जीतना भी आपकी कंपनी के लिए फायदेमंद है। तो जो मुकदमा आप जीते और कंपनी के लिए फायदा हुआ, तो वो एक तरीके से एप्रिसिएशन का हिस्सा हो। आइए आज जो हमने पढ़ा उसका मूल्यांकन करते हैं। पहला पॉइंट है, लेखांकन की गुणात्मक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। लेखांकन की गुणात्मक विशेषताएं जब हमने डिस्कस करी थी, तो मैंने आपको ये बताया था कि वे बोधगम्य होने चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, कंपेरेबल होनी चाहिए। आप उनसे जो भी डिसीजन कर रहे हैं, वो आपके जो डिसीजंस हैं वो उस पर बेस्ड होने चाहिए कि वो आप जब उनको सॉल्व कर रहे हैं, जब उस स्थितियों को बता रहे हैं आगे, तो वो एक अच्छा तथ्य साबित हो सके। दूसरा पॉइंट था लेखांकन के उद्देश्य। लेखांकन के उद्देश्यों में हमने डिस्कस किया था कि हमें पहले तो जो लेन देन है उनका हिसाब प्रॉपरली हमें रखना चाहिए, और फिर हमने लेखांकन के उद्देश्य में ये जाना था कि लाभ अथवा हानि कैसे होती है और उनको किस तरह से हमें रिकॉर्ड करना है, और फाइनली हमने ये बताया था कि हम अपनी आर्थिक स्थिति को कैसे बता सकें। और तीसरा, लेखांकन में निम्न शब्दों के क्या अर्थ हैं वो हैं लिखा। तो ये आपसे ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, इकाई है, लाभ है, हानि है, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस आपसे कर चुके। आज हमने निम्न बिंदुओं पर चर्चा करी: लेखांकन की गुणात्मक विशेषताएं, लेखांकन के उद्देश्य और लेखांकन में यूज होने वाली शब्द या शब्दार्थ। आज की जो हमारी चर्चा थी उसके बेस में आपको गृह कार्य दिया जाता है, वो इस प्रकार से है। लेखांकन के द्वारा वित्तीय स्थिति हम कैसे जान सकते हैं? पूंजी से आप क्या समझते हैं? क्रय और विक्रय क्या होता है? आशा करता हूं कि आज जिन बिंदुओं पर हमने चर्चा करी वो आपको भली भांति समझ आए होंगे। मिलते हैं आपसे अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद।